जहाजपुर रेहाटी में उपचुनाव विधानसभा उम्मीदवार जोर शोर से कर रहे प्रचार। कांग्रेस उम्मीदवार राजकुमार पटेल पहुंचे बुधनी विधानसभा के ग्राम पंचायत जहाजपुरा में, जिसमें ग्रामीणों को संबोधित किया। भैया आप उस साइड जाओ, उस साइड इधर से बनाऊंगा ना, उधर से उजाला आ रहा है। तो दो ही खाएंगे। मुझे बहुत इंतजाम से जाना, रात तक की तैयारी है। अभी आए टिफिन में। अच्छा, कहाँ से टिफिन आ गया? चलो खाओ। अरे एक बाइट करने को हटाई दो। हाँ अरे वो बाइट करना, इंटरव्यू करना, नीचे नीचे उतार दो नीचे। आ जाओ बच्चों, इधर आ जाओ, बच्चे आ जाओ, सामने जाओ। चलो तुमने कहा नहीं, आ जाओ, अकेले खाता है तो मत दो भाई। जो सरपंच, ओ सरपंच ऐसे कहीं है, कितना है माफी चाहता हूं कि आपके बीच आने में विलम्ब इसलिए हुआ कि आज जंगल के अंदर एक साथ दोनों गाड़ियां पंचर हो गई। एक ही गड्ढे में दोनों गाड़ी के पहिए गए और दोनों गाड़ियों के पंचर एकदम से एक साथ हो गए, तो 3-4 घंटे जंगल में लग गए। लेकिन एक बात जरूर है कि आप सबका जो उत्साह और उमंग देखने को मिलती है, वैसे भी ये ग्राम जहाजपुरा जिसने हमेशा मुझे अपना साथ दिया। मोबाइल दे दो मेरे को। ये वो आपको मालूम है, भैया आईडी नीचे कर लो। एक मिनट आप कर लो। इस समय मौजूद है। चुनाव जब होता है तो ये मान के चला जाना चाहिए कि उस चुनाव के माध्यम से, जैसे चावल की हंडी में थे, एक चावल को निकाल के बनाने वाला या बनाने वाली हमारी बहन माता समझ जाती कि चावल पके की नहीं सकते। तो उपचुनाव जो होता है वो जनता की भावनाओं की अभिव्यक्ति होती है और इसमें पूरे प्रदेश की भावना को समाहित हम लोग मानते हैं। लगातार इतने वर्षों से एक ही पार्टी का शासन, बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार, अनुसूचित जाति जनजाति, अल्पसंख्यक, पिछड़ा सवर्ण वर्गों के हितों की अनदेखी, बेरोजगारी बड़ी समस्या, किसान परेशान है, किसान से किए गए सारे वादे झूठे घोषित हो रहे हैं और विकास की परिभाषा हर व्यक्ति की अलग होती है। तो यहाँ भारतीय जनता पार्टी की विकास की परिभाषा कैसी है वो जाने। मुझे तो लगता है कि जब तक हम इस बात को नहीं कहेंगे कि जब तक हम आम आदमी के आंसू ना पहुँचे, आम आदमी की आवाज़ ना बने, तब तक वो किस काम करेगा। कांग्रेस एकजुट है, सारे लोग मजबूती के साथ काम करते हैं। कठिन चुनौती मिलकर लड़ी जाती है और हम लोग सब मिलजुल कर लड़ते हैं। हम बहुत आसान चुनाव इसको नहीं मानते, कठिन चुनाव था, लेकिन अब धीरे धीरे आसान होता है। मुझे लगता है कि यहाँ का चुनाव सारी बातों को छोड़कर अब इस बात का होगा कि राजकुमार पटेल कौन है और भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार कौन है और किसने क्या काम किया। हम दोनों के बीच में मुकाबला है। कितना दिन होगा? कल आए भैया 5 बजे, कब आया?
कल 5 बजे आया कल किसानों का किसानों की क्या समस्या है? देश का और प्रदेश का किसान इस तरह सबसे ज़्यादा परेशान है, खासकर बेरोजगार रहती रायगंज बक्सरा पूरे इलाके के तो किसानों के हितों की जो आवाज़ है वो तो बिल्कुल सुनने वाला नहीं है। सवाल ये है कि जिस चीज़ की MSP तय है उससे नीचे मंडियों में भी कैसे उनका माल बिक रहा है। आज में जब अभी तक सरकारी कांटे क्यों खड़े गए, मक्का का सरकारी कांटा क्यों खड़ा नहीं हुआ, सोयाबीन का सरकारी कांटा क्यों खड़ा नहीं हुआ, धान की खरीदी क्यों प्रारंभ नहीं हुई, मूंग का भुगतान अभी तक क्यों नहीं हुआ। आज किसान हर हिसाब से परेशान है। उसके धरती पर गोली खड़ी हुई है, गुजरात आसपास के वो 3 जगह एक साथ काम कर रहा है। मंडी आ रहा है, पैसे की व्यवस्था कर रहा है और खेत में जा रहा है। DAP की कमी है, DAP की जगह कोई दूसरा खा दिया जा रहा है। और भारत सरकार का स्पष्ट है ये अभी सूचना है कि खाद के साथ कोई दूसरा कोई भी चीज़ नहीं दी जाएगी, लेकिन यहाँ पर उसका घोर उल्लंघन होता है। अगर आपको DAP लेनी है, अगर आपको यूरिया लेना है तो आपको उसके साथ नैनो यूरिया भी लेना पड़ता है। तो ये तो यहाँ पे तो लूट मची हुई है। सहकारिता में भी, मार्केटिंग में भी सारे लोग मिलकर किसानों का शोषण कर रहे हैं और अगर वो नहीं लेते तो उसकी पट्टी निकलती नहीं। तो मुझे लगता है कि किसान सबसे ज़्यादा परेशान है। बुधनी में उपचुनाव में बीजेपी सपा कांग्रेस का त्रिकोणीय मुकाबला है। वहीं तीनों बड़ी पार्टियों का चुनावी समीकरण चुनाव जीतने का खेल बिगड़ने में करनी सेना कोई कसर नहीं छोड़ रही है। चंद्र सिंह बागवान की एक खास रिपोर्ट। करनी सेना और राजपूत समाज से प्रत्याशी हो, कैसा माहौल है आपको? स्वाभिमान की लड़ाई लड़ रहे हैं, सभी राजपूत समाज एकजुटता के साथ मैदान में है और इन पार्टियों को घुटने का बल लाकर ही हम छोड़ेंगे। और जिस तरह से हमारा राजपूत समाज की इन्होंने अपमान किया है, राजेंद्र सिंह जी को टिकट नहीं दी है, इसलिए अब पूरी ताकत के साथ इन्हें 13 तारीख को पूरी बोर्ड की चोट से बताएंगे हमारी ताकत। लेकिन अजय जी, भाटी जी और राजेंद्र सिंह जी, रामपाल जी लगातार जो आपके बड़े राजपूत नेता वो बीजेपी का प्रचार कर रहे हैं, क्या उनके प्रचार से राजपूत समाज को फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा उनके प्रचार से, क्योंकि स्वाभिमान की लड़ाई है। राजपूत समाज खुद नाराज है, इसलिए अब वो स्वाभिमान के साथ रहेगा। और आने वाली 13 तारीख को कल्टीवेटर की बटन 8 नंबर की दबाकर भारी मतों से समाज को विजय बनाएगा। समाज के हर एक करनी सैनिक चुनाव लड़ रहा है, ना कि मैं निर्दलीय चुनाव नहीं लड़ रहा हूँ, हर एक करनी सैनिक चुनाव लड़ रहा है। राजपूत समाज के नाराजगी का कारण क्या है? राजपूत समाज की नाराजगी का कारण है कि हमारे समाज से 2006 में जो राजेंद्र सिंह जी ने अपनी पगड़ी उतारकर शिवराज जी को पहनाई थी, वो पगड़ी हमें वापस पहनाने का समय था उन पार्टियों के पास, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं करा, इसलिए राजपूत समाज मैदान में है। भाई साहब, आज आप करनी सेना के समर्थन में रैली निकाल रहे हैं, बताइए कैसा समर्थन मिल रहा है? जी, करनी सेना के समर्थन में रैली है। रैली करनी सेना की है, लेकिन समाज के समर्थन में, राजपूत समाज के स्वाभिमान के समर्थन में। और रहा सवाल आप पूछें रिस्पांस का, तो रिस्पांस तो हम आपको 23 तारीख को दिखाएंगे। 13 तारीख को सबने मन बना लिया है, पक्का मन बना लिया है कि हमारे आन बान शान की और स्वाभिमान की रक्षा करने के लिए अब हमें खुद ही आगे आना पड़ेगा। और अब हमने जिम्मेदारी खुद ले ली है, पूरी समाज ने ले ली है। अजय सिंह राजपूत को टीलर कल्टीवेटर पर वोट देकर 23 तारीख को हम बता देंगे कि सत्ता का सिरमौर कौन होगा और हमारे अपमान का बदला कैसे मिलेगा। तो ये अपमान आपका बीजेपी से है ना, या कांग्रेस से? बट नेचुरल बात है, बीजेपी ने अपमान किया है। राजेंद्र सिंह राजपूत साहब बीजेपी के तो आदमी थे, उन्हें तो अपमान किया है। और दोनों ही पार्टी की सेवा करी है राजपूत ने, लेकिन दोनों ही पार्टी ने अनदेखी हमेशा करी और करते आए हैं। उसका खामियाजा इनको 23 तारीख को देखने को मिलेगा। आपसे ये प्रॉमिस है, छोटे से समाज सेवक का प्रॉमिस है कि आपको 23 तारीख को जो खामियाजा देखने को मिलेगा, पूरा प्रदेश हिल जाएगा और प्रदेश की सत्ता में एक नया आगाज होगा राजपूत समाज का। ये आपको पूरे विश्वास के साथ में दिला। ठीक है अजय जी, चालू कर दीजिए। बहुत है सब कर। हेलो, साउंड चालू कर दीजिए। साउंड चालू कर दीजिए। नहीं अजीत कल के बेटा अजय सिंह को विजय बनाइएगा। याद रखिए, क्षेत्र का विकास अब अजय सिंह राजपूत के साथ चुनाव खेलेंगे। कल के बेटा हो जाओ तेरा, हो जाओ तेरा।
बिहार के प्रसिद्ध लोक गायिका स्वर्गीय डॉक्टर शारदा सिन्हा को भारत रत्न सम्मान देने हेतु प्रधानमंत्री को दिया जाएगा आग्रह पत्र, शिशिर कर्ण ने कहा ये बात। विश्व में हमको लगता है कि जहाँ जहाँ भी लोग छठ मनाते हैं उनके बिना घाट अधूरा रह जाता है। तो आइए एक लाइन बस उनके लिए, ये उनके याद में है ये छठ गीत। और कितना सुंदर मतलब ये है कि छठ से उनका इतना लगाव था कि छठ के फर्स्ट दिन जिस दिन नहाय खा था उसी दिन रात को उनका देहांत हुआ है। तो आइए उनकी याद में ये गीत मैं रखती हूँ। आठ हैं काठ के कोठरिया हो दीनानाथ, रूपे छान लागल के बाद, ताही चढ़ी सूतल छई हो दीनानाथ, बाझिन के बारी धने ठार, चादर उघारी जब देखले हो दीनानाथ, कोने संकट परल तोहार, चादर उघारी जब देखले हो दीनानाथ, कोने संकट परलई तोहार, पुत्र संकट परलई मोरे हो दीनानाथ, ताहिला के बारी धने ठार, पुत्र संकट परलई मोरे हो दीनानाथ, ताहिला के बारी धने ठार, बाझिन के पुत्र दिहले निरधन के धनवा, हंसत खेलत घर जाए, हंसत खेलत घर जाए, हंसत खेलत घर जाए। मिथिलांचल के प्रसिद्ध कथावाचक हेमचंद ठाकुर दो विभूतियों का आज जनसेवा ट्रस्ट अपने आज आवासीय परिसर में श्रद्धांजलि सभा अर्पित का आयोजन किया गया था। इस आयोजन में मिथिला के प्रसिद्ध और विद्यार्थियों के चहेता प्रोफेसर RN चौरसिया सर उपस्थित थे। हमारे हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी विकासात्मक समिति के अध्यक्ष शिशिर कर्ण सर उपस्थित थे। जनसेवा ट्रस्ट के अध्यक्ष और इस कार्यक्रम के प्रमुखता से पिछले 10 दिनों से लगातार एक टाइम टू टाइम अपडेट लेने के लिए ले रहे थे। पंकज झा सर उपस्थित थे। मिथिलांचल के प्रसिद्ध गायिका खुशबू मिश्रा हमारे बीच उपस्थित थे। साथ ही कई और शिक्षाविद समाजसेवी हमारे यहाँ आज इस कार्यक्रम में उपस्थित थे। दोनों विभूतियों को याद कर हम लोग नम आंखों से उनको श्रद्धांजलि अर्पित सुमन अर्पित किए। इसमें खुशबू मिश्रा जी अपने स्वर से एक बार उनके जो गाए हुए गाना है उनको गाकर जो भी लोग उपस्थित यहाँ थे सब पे एक अपना प्रभाव प्रदर्शन किए। और खास करके मैं एक चीज बताना चाह रहा हूँ कि हमारे जनसेवा ट्रस्ट के अध्यक्ष एक अपील किए हैं कि आगामी 13 नवंबर को
नरेंद्र मोदी जी जो देश के प्रधानमंत्री हैं, वो उनका कार्यक्रम है शिलान्यास एम्स का, उसमें हम लोग प्रयास करेंगे कि एक पत्र उनको सौंपे जिसमें स्वर्गीय शारदा सिन्हा जी को भारत रत्न पुरस्कार से नवाजा जाए। इसका हम लोग अपील करेंगे। आए हुए सभी व्यक्तियों के प्रति हम लोग अपना एक श्रद्धा अर्पित करते हैं और दोनों विभूतियों को एक अच्छा समाज के लिए जो उनका ये था उसको हम लोग जन जन तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। पंडित हेमचंद्र ठाकुर जी, जिनके बारे में मैंने जाना, बहुत सारी लोक कथाओं के माध्यम से लोगों को जागृत करते रहे। विशेष रूप से सनातन धर्म कहा जाता है कि जो धारण करने योग्य है, जो हमारा आचरण में शामिल है, वही हमारा धर्म है। और मानव धर्म सर्वोपरि होता है। चाहे किसी भी धर्म के अवलंबी हम हों, लेकिन मानव धर्म हमारे लिए सर्वोपरि है। उन्होंने न केवल शिक्षा के क्षेत्र में संस्कृत के विद्वान के साथ साथ वे धार्मिक, सामाजिक और विकास के कार्यों से जुड़े रहे। अपने गांव और आसपास के क्षेत्रों के हमेशा लोगों को जागरूक करने का काम, लोगों को विकास के मुख्य धारा में शामिल करने का उन्होंने काम किया है। और विशेष रूप से दोनों ही विभूति मैथिली भाषा में अपने कार्य को आरंभ किया। और जहाँ तक शारदा सिन्हा की बात है, उन्होंने हिंदी, बज्जिका, भोजपुरी, मगही आदि में भी अपने गाने को प्रस्तुत किया। वे हमारे आज के गायक युवा पीढ़ी के लिए प्रेरणा के स्रोत बने हुए हैं। आज के अवसर पर मैं मिथिला विश्वविद्यालय की ओर से इन दोनों विभूतियों को श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं और आयोजक जन सेवा ट्रस्ट संस्था के सचिव, अध्यक्ष आदि को इस आयोजन के लिए उन्हें साधुवाद देता हूं। मैं डॉक्टर RN चौरसिया, NSS पदाधिकारी, सह संस्कृत प्राध्यापक, ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय दरभंगा। विकासात्मक समिति की ओर से और अपनी ओर से व्यक्तिगत रूप से जनसेवा ट्रस्ट के द्वारा अभी जो अपील की गई प्रधानमंत्री जी से, भारत सरकार से, कि बिहार कोकिला श्रीमती शारदा सिन्हा जी को भारत रत्न अवार्ड से सम्मानित किया जाए, तो उस प्रस्ताव का हम समर्थन करते हैं हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी विकासात्मक समिति की ओर से। उसकी एक वजह भी है, केवल मिथिलांचल की कलाकार नहीं रही हैं, मैथिली इनका कार्यक्षेत्र की भाषा रही है, लेकिन उसको विस्तार देते हुए अपनी लोकगीत को एक भाषा से दूसरी भाषाओं की ओर, बोलियों की ओर भी उन्होंने विस्तारित किया। भोजपुरी, मगही, ये संपूर्ण जो बिहार का क्षेत्र रहा है, बिहार के बाहर का भी जो क्षेत्र रहा है, सब जगह पूरे विस्तृत इलाके में इनकी पीढ़ियां इनको आदर और पूरे प्रेम के साथ इनको स्मरण करती रहेंगी। संयोग से चूंकि विश्वविद्यालय में शिक्षिका भी रही हैं समस्तीपुर कॉलेज में, तो शिक्षकों के कारण, शिक्षक होने के नाते इनकी एक शिष्य परंपरा बड़ी लंबी रही है। प्रतिवर्ष इनके शिष्य आते रहे हैं और अपने अपने क्षेत्र में आगे बढ़ते रहे हैं। तो इनकी शिष्य परंपरा के कारण, स्वयं इनके प्रभामंडल के कारण लोक गीतों की जो परंपरा है, और न केवल छठ गीत, जीवन में जो भी जितने भी व्यवहार गीत हैं, विवाह का गीत हो, मुंडन का गीत हो, सभी प्रकार के गीतों, लोकगीतों को इन्होंने जो स्वर दिया, वह मिथिलांचल से लेकर पूरे बिहार और बिहार के बाहर, अपितु भारतवर्ष के बाहर भी, 7 समंदर पार, जो भी हिंदी, मैथिली, भोजपुरी भाषा। जनसेवा ट्रस्ट के तत्वावधान में आज श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। हमारे बीच 2 विभूति जिनका देहावसान हाल में हुआ है। पहला बिहार कोकिला पद्मश्री शारदा सिन्हा जी तथा प्रसिद्ध कथावाचक स्वर्गीय हेमचंद्र ठाकुर जी। इनकी जो असामयिक और अपूर्णीय क्षति हुई उनके देहावसान से, जिसकी पूर्ति हाल फिलहाल में संभव नहीं हो पाएगा, ऐसे समाज के 2 बृहत धरोहर हमारे बीच से उठना
हम समाज निवासियों के लिए बहुत ही दुखद घटना है। और इस शोक सभा में शिक्षाविद, सामाजिक कार्यकर्ता के साथ साथ धार्मिक, युवा, गायिका सभी शामिल हुए हैं। जहाँ तक शारदा सिन्हा की बात है, वो बिहार की प्रसिद्ध लोक गायिका, जिन्हें बिहार कोकिला भी कहा जाता है। सुपौल जिला में 1 अक्टूबर 1952 को उनका जन्म हुआ था और कर्म क्षेत्र उन्होंने मिथिलांचल को बनाया। वोमेंस कॉलेज समस्तीपुर में वे संगीत की विभाग अध्यक्षा भी रहीं और भारतीय संस्कृति, खास करके बिहार और उत्तर प्रदेश की जो लोक संस्कृति है, उन्होंने गाना के स्वर दे करके इसे विश्वविख्यात किया। न केवल देश में बल्कि विदेश में भी, जहाँ कहीं भी यूपी बिहार के लोग हैं, इनके गाने, चाहे वे छठ के गीत हों, शादी के गीत हों, होली के हों या अन्य जो हमारे संस्कार हैं, उस अवसर पर इनके द्वारा गाए गए गीत लोकप्रिय हैं। न केवल उनकी आवाज़ बल्कि गायन शैली आने वाली पीढ़ी, युवा पीढ़ी के लिए मार्गदर्शन का काम कर रही है। और ये बहुत सरल व्यक्तित्व के धनी थे। इनका शिक्षा के साथ साथ अन्य सामाजिक कार्य, धार्मिक रुचि रही है, जो हमारे बिहार की सांस्कृतिक धरोहर के रूप में हमेशा याद की जाएंगी। कहा जाता है यश ही जीवित रहता है, कीर्ति यश सौ जीवति। अपने कीर्ति गुण के कारण ये हमारे बीच सदा विद्यमान रहेंगी और उनका जाना समाज के लिए क्षति और दुखद है। जन सेवा ट्रस्ट के तत्वाधान में हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी लहरियासराय दरभंगा में बिहार कोकिला स्वर्गीय शारदा सिन्हा जी की और प्रसिद्ध कथावाचक पंडित हेमचंद्र ठाकुर जी की संयुक्त रूप से श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया है और इसमें कई बुद्धिजीवी, कई विद्वान लोग उपस्थित हुए हैं। हमारे साथ मिथिला यूनिवर्सिटी से प्रोफेसर डॉक्टर RN चौरसिया जी, साथ में हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में जो विकासात्मक कार्य है उसको लेकर लगातार अग्रसर रहते हैं, उसके मंच के जो अध्यक्ष हैं शिशिर कुमार जी, जो जन सेवा ट्रस्ट के ट्रस्टी भी हैं, साथ में ट्रस्ट के सचिव ललन झा जी, ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष PK ठाकुर जी, और साथ में कई लोग उपस्थित हैं। यहाँ पर स्थानीय स्तर पे जो भी यहाँ के लोग हैं जो शारदा सिन्हा जी को मानते हैं, उनके जो गायकी को मानते हैं, उसको लेकर यहाँ पे उपस्थित हैं। सारे लोगों ने पुष्प अर्जित करके श्रद्धांजलि सभा यहाँ पे जो हुआ है उसमें हम लोग यहाँ पे उनको नमन किए हैं, स्वर्गीय शारदा सिन्हा जी को और प्रसिद्ध कथावाचक पंडित हेमचंद ठाकुर जी को। आप पत्रकार बंधु भी यहाँ उपस्थित हुए हैं। बीते सप्ताह ही हम लोगों ने 2 जो है कवि कोकिल शारदा सिन्हा जी को खोया है और साथ में जो मिथिला में और मैथिली को लेकर लगातार अपनी और सनातन को लेकर आवाज़ बुलंद करते थे, प्रसिद्ध कथावाचक पंडित हेमचंद ठाकुर जी को हम लोगों ने खोया है। हृदय रोग, हार्ट अटैक से उनकी जो है वो निधन हुआ। हम लोगों ने उनको अभी फूल अर्पित करके नमन किया है। यहाँ पे कई लोग उपस्थित हैं, सारे लोग उनको जो है याद कर रहे हैं। और शारदा सिन्हा जी की को लेकर हम लोग अगर बात करें तो बिहार और लोग जो गायक थे वो बिहार को लेकर पूरी तरीके से पूरे देश में लगातार जो है वो विख्यात थे। यहाँ से 1970 से जो है वो गायकी के क्षेत्र में, 1970 के आसपास से गायकी के क्षेत्र में गायकी उनका शुरुआत हुआ था और 1991 में उनको पद्मश्री और उसके बाद 2018 में पद्म भूषण मिला गायकी को लेकर, और कई जो है सम्मान उनको गायकी को लेकर। और मिथिला को लेकर अगर बात करें तो मिथिला और पूर्वांचल और पूरे बिहार को लेकर गायकी के क्षेत्र में कह सकते हैं जी कि एक ऐसा था जी कि हम लोग छठ महापर्व, छठ दुर्गा पूजा के बाद से ही छठ को लेकर लगातार जो है उनकी गीतों से ही
छठ का जो है वो पूरी तरीके से शुरुआत हो जाता था। घर घर जो है छठ को लेकर पूरी तरीके से पूरे विश्व में उनके जो गीत थे उसको लेकर वो प्रसिद्ध थे। उसके साथ साथ अगर बात करें जो लगातार जो कई क्षेत्रों में हम लोग अभी कथावाचक जो है पंडित हेमचंद ठाकुर जी को लेकर भी जो यहाँ पे श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किए हैं, उनके द्वारा भी मैथिली और हिंदी में लगातार दरभंगा और आसपास के जिले और पूरे बिहार में कथा को लेकर, धर्म को लेकर जो प्रचार प्रसार था, जैसा कि सूचना मिल रही है जो कि 1980-81 से वो वृंदावन से शिक्षा दीक्षा प्राप्त करने के बाद दरभंगा में और लगातार दरभंगा के आसपास जो जिला है, मिथिलांचल के जो जिला है, उसमें मैथिली में जो कथा था और धर्म के प्रचार प्रसार को लेकर, सत्य को लेकर, धर्म के रास्ते पे चलने को लेकर कई उनके कथा में इस तरह की बातें निकल के आती थी। और अपने उन पैतृक गांव में कई मंदिरों को, चाहे दुर्गा मंदिर हो, वहाँ पे महावीर मंदिर हो, वहाँ पे राम जानकी मंदिर, कई मंदिरों की स्थापना को लेकर जो है उनका पूरी तरीके से उसके संस्थापक रहे हैं वो। तो काफ़ी जो है वो धर्म के प्रचार में उनका योगदान रहा है। और जन सेवा के ट्रस्ट की तरफ से आज हम लोग यहाँ से एक चीज़ का यहाँ से अपील करते हैं, क्योंकि 13 तारीख को प्रधानमंत्री जी का यहाँ कार्यक्रम है एम्स शिलान्यास को लेकर। तो हम लोग ये मिथिलांचल वासी और जन सेवा ट्रस्ट की तरफ से ये अपील करते हैं उनसे, इसको लेकर हम लोग कोशिश करेंगे, जो कि सेवा ट्रस्ट की तरफ से जो है एक आवेदन भी उनको जाएगा, जिसमें हम लोग ये अपील कर रहे हैं कि उनको भारत रत्न जो है वो दिया जाए। जन सेवा ट्रस्ट ये अपील करता है और 13 तारीख को यहाँ पे प्रधानमंत्री का कार्यक्रम है और कोशिश करेंगे हम लोग कि उसमें उनको प्रतिवेदन किसी भी माध्यम से, जो भी उनके मंत्रिमंडल होंगे उनके माध्यम से हम पहुँचाने का कोशिश करेंगे। तो ये जन सेवा ट्रस्ट के द्वारा ये अपील है और यहाँ पे जितने भी उपस्थित हैं उनसे भी हम चाहेंगे कि 2-2 शब्द जो है महानुभाव को लेकर अपनी बातों को वो लोग भी। राजस्थान के राय सिंह नगर के खबर है, जिसमें मणिपुर के बैंक शाखा में लाखों के गोल्ड लोन में गबन का आरोप लगाया गया, जिसमें बैंक मैनेजर सहित कई लोगों पर लगा है आरोप। मणिपुरम बैंक के कई अधिकारी पहुंचे थाने। करीब 60 लाख से अधिक के गोल्ड लोन में गबन की हुई FIR। राजस्थान से स्टेटेड संजय विष्णु की एक खास। हाँ जी सर, मैं राय सिंह नगर ब्रांच मैनेजर, मणिपुरम गोल्ड लोन का ब्रांच मैनेजर हूँ। दरअसल मामला ये है सर कि 6 तारीख को मेरे यहाँ पे RM और RH 2 होते हैं, रीजनल मैनेजर और RH ऑडिट। RM अपना विजिट कंप्लीट करके जाता है और RH पैकेट टैली करता है। पैकेट टैली करते हुए उसको 2 पैकेट नहीं मिलते, जो हम उसको सेव में जाके ढूंढा के वापस कंप्लीट कर देते हैं, तो वो सारे पैकेट कंप्लीट हो जाते हैं RH ऑडिट की तरफ से। उसके बाद क्या होता है, 7 तारीख को रात को RH ऑडिट किसी 2 ऑडिटरों को बुलाता है, जिसमें वो आते हैं 7 तारीख को वो चेक करते हैं जो पैकेट टैली करते हैं। लेकिन इसके अंदर अथॉरिटी होती है सर कि साथ में मेरे को ले जाके या मेरे EBH को ले जाके पैकेट काउंट किए जाए, लेकिन वो ऐसा नहीं करते। सेफ के अंदर दोनों ऑडिटर जाते हैं, पैकेट टैली करते हैं। पहली बार जब टैली करते हैं वो, तो वो बोलते हैं कि 15 पैकेट मिसिंग है, जबकि RH ऑडिट ने एक दिन पहले काउंट किए हैं। उससे पहले विजिलेंस भी आया है 24/10 तारीख को, 24/10/2024 को विजिलेंस आया, उसने पैकेट सारे काउंट किए हैं जो कि कंप्लीट है। उसने हैंड कैश और गोल्ड प्रॉपर का हैंडओवर हमारे पास पड़ा है। और जो ऑडिटर आते हैं 15 पैकेट मिसिंग बोलते हैं, फिर वापस से टैली करते हैं तो बोलते हैं उसमें से फटे पैकेट निकाल के जानबूझ के पाड़ के गोल्ड लेके आते हैं, कहते हैं 6 पैकेट और मिसिंग है। तो वो टोटल लगभग ये 21, 22, 23 पैकेट के आसपास होंगे जो बोलते हैं मिसिंग है। फिर उनके बाद क्या होता है कि RH और RM दोनों चाबियां लेके खुद जाते हैं सेफ के अंदर। इन सारी प्रक्रिया के अंदर मेरे को अंदर नहीं लिया जाता, ना ही मेरे सामने गोल्ड टैली हो रहा है, ना ही मेरे सामने पैकेट को काउंट किया जा रहा है, किसी प्रकार का ऐसा कोई काम नहीं होता। वो दोनों जाते हैं रात को 8 बजे पैकेट टैली करते हैं, जिसमें वो 46 पैकेट मिसिंग बताते हैं। उसके बाद मैं बोलता हूँ कि सर 46 पैकेट मिसिंग नहीं हो सकते, 20 पैकेट 5 मिनट के अंदर मैं ढूंढ के उनको देता हूँ, तो वो बोलते हैं अभी आपके 26 पैकेट मिसिंग है। फिर वो रात को 12 बजे पैकेट टैली करते हैं दोनों ही मिलके, और हम ब्रांच के बाहर की तरफ बैठे हैं जिसमें कैमरे वगैरह का कोई भी वर्क नहीं हो रहा है। जो 2 दिन में वर्क चल रहा है उसमें कैमरे वगैरह सारे ऑफ हैं।
और वो वर्क नहीं होने की वजह से हमें कोई फुटेज भी नहीं दिख रहा, कुछ भी नहीं है। हम बाहर बैठे हैं, वो पैकेट टैली करते हैं सुबह 4 बजे तक। 4 बजे हमें ब्रांच क्लोज करके हॉस्टल में लेके जाते हैं, सुबह 9 बजे फिर पैकेट काउंट करते हैं। ये सारी प्रक्रिया 8 तारीख को भी यही कर रहे हैं। रात तक वो पैकेट ही 3-4 बार टैली करते हैं। कभी बताते हैं 15 पैकेट मिसिंग है, कभी 10 बताते हैं, कभी 5 बताते हैं, कभी बोलते हैं गोल्ड मिसमैच है। सारा कुछ ऐसा होता है। उसके तुरंत बाद क्या है कि शाम को 6 बजे के हमारा ब्रांच का ऑफ होता है, तो मैं अपना ब्रांच क्लोज टाइम होता है, वो बोलते हैं आप चले जाओ। चाबियां हमसे पहले से लिए रखी होती हैं कि हम ब्रांच में बैठे हैं। मैं, मेरा ABH और जूनियर स्टाफ जो भी है स्टाफ, हम 8 बजे तक रात को रहते हैं ब्रांच में, फिर ऑफ कर देंगे, लेकिन नहीं होता, हम निकल जाते हैं। उसके बाद RH, RM, 2 ऑडिटर और ये 5 लोग ब्रांच के अंदर रहते हैं रात को 3 बजे तक, जिसमें कैमरे वर्किंग नहीं है। जो अथॉरिटी मेरे को है ब्रांच मैनेजर की, मैं भी वहाँ पे नहीं हूँ। वो सेफ के अंदर पैकेटों के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं। अब उसके अंदर अगर मिसिंग आज 25 हो जाए, 50 हो जाए, 100 हो जाए, इसका रिस्पॉन्सिबल मैं नहीं हूँ सर। 3 दिन से जो भी ऑडिट जो कुछ हो रहा है, मेरे सामने कुछ भी नहीं हो रहा है। मैं बाहर की तरफ बैठा हूँ और मैं बस यही देख रहा हूँ कि कोई अंदर जा रहा है, कोई पैकेट ला रहा है, कुछ कर रहा है। अगर उस सारे दौरान अगर कोई पैकेट वगैरह मिस हो रहा है या कुछ हो रहा है, इसका रिस्पॉन्सिबल मैं नहीं हूँ, वो RH और RM ही रिस्पॉन्सिबल है। के अंदर ये सूचना की थी, मेरे परिवार के अंदर भी 2-3 दिन से बहुत सारा ऐसा दुख सुख हुआ है, जिसमें मेरे ब्रदर की बेबी हो गई और एक्सपायर हो गया है। उस दौरान भी मेरे को नहीं जाने दिया जाता। सुबह 4 बजे तक यहाँ पे मैं बैठता हूँ, फिर मेरे को साथ लेके जाते हैं। और अगले दिन जिस दिन मेरे ब्रदर की बच्ची बीमार होकर डेथ भी हो जाती है, तो भी मेरे को लेके जाने देते। और आज मेरे को अंदर इंटर नहीं होने दिया और बाहर भी निकलने दे रहे, बाहर भी मत जाओ और ब्रांच के अंदर भी मत जाओ, कस्टमर एरिया के अंदर बैठा के रखा था सर। इसीलिए मैंने सूचना पुलिस थाने में की और उनको जानकारी दी कि मेरे को उन्होंने बंधक बना रखा है। मध्य प्रदेश के सीहोर में चुनाव प्रचार के आखिरी दिन भी बुन्नी में पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने की चुनावी सभा। सीहोर से चंद्र सिंह बागवान की एक खास। समर्थन की लहर चल रही है। लोग विकास के साथ हैं, भाजपा के साथ हैं, मोदी जी के साथ हैं। भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश सरकार, मुख्यमंत्री जो काम कर रहे हैं उसके प्रति विश्वास है। और ये हमारा परिवार, यहाँ कोई नेता और कार्यकर्ता नहीं है, यहाँ तो सब भाई बहन है, भांजे भांजी है। और सबने मिलकर संकल्प लिया है कि रमाकांत भार्गव जी को फिर भारी बहुमत के साथ वो जिताएंगे। बीजेपी रिकॉर्ड वोटों से जीतेगी। यहाँ विकास जीतेगा, यहाँ जन कल्याण जीतेगा। कांग्रेस का दावा कर रही है बुधनी में किरार समाज का बड़ा जो अभी तक नहीं समझा उसको भी समझाएंगे। तो आइए आज संकल्प लेंगे, रिकॉर्ड वोट से रमाकांत और बीजेपी जीतेगी। अपने अपने जगह खड़े होकर संकल्प होगा भाई, रमाकांत जी को जिताने का, भाजपा को जिताने का। आप खड़े, वो भी पीछे भी। मीडिया वालों मुझे क्या दिखा रहे हैं? उधर दिखाओ जनता को, उधर मुड़ जाओ। देखो ये बहनें खड़ी है, भाई खड़ी है, भांजे खड़े हैं, भांजी खड़ी है और ये संकल्प ले रहे हैं बीजेपी को जिताने का। उठाइए दोनों हाथ, बांधिए दोनों मुट्ठी और मेरे साथ भारत माता की जय बोल के भाजपा को जिताने का, रमाकांत भार्गव को जिताने का, कमल के फूल की बटन दबाने का संकल्प लेंगे। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, नर्मदा मैया की, हर हर नर्मदे। अपना वोट रमाकांत भार्गव को, भारतीय जनता पार्टी को, मामा को, मोदी जी को। आपका एक वोट भी खराब नहीं होना चाहिए। रमाकांत भार्गव दिन और रात एक करेंगे। और केवल भार्गव जी विधायक थोड़ी होंगे, सब विधायक होंगे यार। अपन उसमें काहे की चिंता करने की बात। रज्जू भैया भी विधायक होंगे, गुरु प्रसाद जी भी होंगे, आप सब भी होंगे। क्या दिक्कत है? मिलकर काम करेंगे, सब मिलकर काम करेंगे, चिंता मत करो।
सब अपन विधायक मिलकर काम करेंगे और अपने क्षेत्र को आगे बढ़ाएंगे। पोलिंग बूथ पे बैठने वाला अध्यक्ष और महामंत्री और बूथ का जो हमारा प्रमुख है वो सब विधायक हो, तुम चिंता मत करना। मिलकर बैठ के अपने अपने गांव का काम करेंगे। जो तुम तय करोगे वो हम करवा के देंगे, रमाकांत भार्गव करवा के देंगे। इसलिए जुट जाओ। आज चुनाव प्रचार समाप्त होगा, केवल कल का दिन शेष है। घर घर जाओ, हर द्वार खटखटाओ, जो नहीं समझा उसको भी समझाओ, कमल के फूल की बटन दबाओ और रिकॉर्ड वोटों से रमाकांत भार्गव को विजयी बनाओ। मामा का भी मान बढ़ाओ, मोदी जी का सम्मान बढ़ाओ, मोहन जी भी सेवा करेंगे। बोलिए आप सब तैयार हैं? जोर से बताएं। बहन की आमदनी 1 लाख रुपया से ज्यादा हो जाए, ये संकल्प है। नरेंद्र मोदी जी के आशीर्वाद से पूरा करेंगे। विभाग का मंत्री मैं ही और कई जगह अभी हमारे कार्यकर्ता जाते हैं, बहने घेर लेती, भैया चलो घर चलो, टूटी टप्परिया देख लो, इतना पड़े, पकड़ पकड़ के ले जाती। सब कार्यकर्ता कहते एक गांव में 10, 25, 50। तो सुनो मेरी बहनों, इसी भैरूदा से याद होगा आपको, इसी भैरूदा से स्कूल के मंच से प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से तय किया, जिनके पक्के मकान रह गए कच्चे घरों में और सूची में नाम नहीं है पीएम आवास योजना की, उन सबके पक्के मकान बनाए जाएंगे। वो मंत्री भी मैं हूं, मकान बनाने वाला, ग्रामीण विकास मंत्री। इस पर जोर से ताली बजाओ ना, कुछ काय को बजाते हो। हर एक का पक्का अगर सर्वे, रमाकांत जी अभी से शुरू हो जाओ, सूची बनवाओ, कौन कौन कच्चे मकानों में, पूरी टीम सर्वे होगा। मेरी बहनों तुम भी सर्वे करवा देना, सर्वे करवाओ, हर बहन का पक्का मकान बनाया जाएगा। भैया ग्रामीण विकास मंत्री है, प्रधानमंत्री जी का आशीर्वाद है, प्रदेश की सरकार के सहयोग से। हमें तो आपकी जिंदगी बदलना है। बेटा बेटियों तुम भी चिंता मत करना रे, योजनाएं बहुत है, चाहे मामा कोचिंग क्लास हो, चाहे गेम्स का सवाल हो, प्रतिस्पर्धी परीक्षाओं के लिए तुम्हारी प्रैक्टिस कराना हो, और चाहे रोजगार के प्रयास करना हो, मामा तुम्हारे साथ खड़ा रहेगा। बीजेपी की सरकार साथ खड़ी रहेगी। लेकिन कांग्रेस के झांसे में कोई ना आए। कोई आएगा तो नहीं। बताओ कांग्रेस कुछ हमें दे सकती है क्या? कुंडली में ही क्या बैठा है पचौरी की कांग्रेस की कुंडली में? राहु और केतु बैठे हुए। और भैया राजकुमार पटेल का ढैया चल रहा है। अब राहु केतु सब बैठे हैं कांग्रेस की कुंडली में, तो अपना वोट खराब करने का कोई मतलब नहीं है। मैं झारखंड के चुनाव में लगा हूं, और याद रखना बात शुरू किया था तब बात और थी, आज चारों तरफ वहां भी मामा 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 झारखंड में भी हो रहा है। आपका आशीर्वाद रहा तो वहां भी बीजेपी सरकार बनाएगी, महाराष्ट्र में भी बीजेपी सरकार बनाएगी। आप सबसे, उधर भी बैठे हैं वकील साहब जी, गुलरपुरा में सब ठीक ठाक है? हनुमान जी की जय हो। मैं सबसे एक तरफ उम्मीदवार जो कांग्रेस का है उसकी विश्वसनीयता पर सवालिया निशान लगाता है, दूसरा इस चुनाव में ये तय होना है कि बुधनी का विकास होना है, और बुधनी का विकास बहुत तेज गति से होना है। तो इसके लिए जो हमेशा भारतीय जनता पार्टी ने विकास किया है, उस भारतीय जनता पार्टी को लोग अपना मत दें। और इस विकास में अगर किसी की महत्वपूर्ण भूमिका रही है तो पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान, वर्तमान कृषि मंत्री शिवराज सिंह जी चौहान की रही है। इसलिए ये जो चुनाव है शिवराज जी के लिए महत्वपूर्ण है, बुधनी के विकास के लिए महत्वपूर्ण है। और जब विकास की बात आती है तो ये देखा जाता है कि शिक्षा के क्षेत्र में क्या हुआ, आवागमन रोड निर्माण के मामले में क्या हुआ, स्वास्थ्य सुविधाओं के मामले में क्या हुआ, और बाकी क्या क्या सुविधाएं दी गई। अब मैं ज़्यादा समय ना लेके 3 वाक्य में अपनी बात ख़त्म करूँगा। जहाँ तक मार्गों के निर्माण का प्रश्न है, 51 मार्ग इस क्षेत्र में पूर्ण हो चुके हैं, 184.5 करोड़। और इसके अतिरिक्त 126 मार्ग प्रगति पर हैं जो प्रस्तावित किए गए थे, 995 करोड़। इसी प्रकार भैरुंदा में आज मीटिंग है, भैरुंदा, रेटी
और बुधनी का जो नेशनल हाईवे है 146 नंबर का, वो 284 करोड़ रुपए का प्रस्तावित है। अब रही बात स्वास्थ्य सुविधाओं की, तो लगभग 40 एकड़ का यहाँ मेडिकल कॉलेज आ रहा है, जिसकी लागत 714 करोड़ रुपए की होगी। और इसके साथ साथ 500 बिस्तर वाला अस्पताल, नर्सिंग कॉलेज, पैरामेडिकल कॉलेज आ रहे हैं। शिक्षा के क्षेत्र में 8 महाविद्यालय यहाँ खोल दिए गए हैं, 1 पॉलिटेक्निक खोल दिया गया है, 4 ITI खोल दिए गए हैं। और इस अब सरकनपुर देवी का बड़ा प्रसिद्ध और आस्था वाले पुनरुद्धार के लिए 211 करोड़ रुपए का वो हो गया है, पैसा स्वीकृत हो गया है। और 40 गांवों में सिंचित सुविधा मिले, इसके लिए नीलकंठ पेय योजना स्वीकृत होगी। तो शिक्षा के क्षेत्र में, सिंचाई के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, आध्यात्मिक क्षेत्र में, इस क्षेत्र का विकास शिवराज सिंह जी की पहल पर मोहन यादव जी के मुख्यमंत्री काल में भी हुआ है। इसलिए मतदाताओं का मन बड़ा स्पष्ट है कि इस क्षेत्र के विकास के लिए भारतीय जनता पार्टी वाली डबल इंजन की सरकार को समर्थन दिया जाए। देखिए, पहली बात तो मैं अब जिस पार्टी में नहीं हूँ उस पार्टी की कमियों का ज़्यादा उल्लेख नहीं करना चाहिए, लेकिन होना ये चाहिए कि इसमें किसी न किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी तय होना चाहिए कि जिसे जिस एरिए की जिम्मेदारी दी जाए, जो जिस एरिए का रहवासी हो, कम से कम वहाँ तो चुनाव जिताने की जिम्मेदारी उसकी तय की जाए। ठीक है। माध्यम से, आपके माध्यम से, कार्यकर्ता भाई बहनों के माध्यम से, कार्यकर्ता भी कोई बता दे, अगर तुम्हें तकलीफ हुई तो शिवराज के दिल में दर्द हुआ कि नहीं हुआ, ये बैठे सारे नेता कार्यकर्ता बता। कब हमने माना कि दूसरे हमारे कलेजे के टुकड़े हैं सब, मैं आपके दिल में रहता हूं और आप मेरे दिल में रहते हैं। ये परिवार है, हमारा परिवार, कौन इसको तोड़ सकता है? आज झूठे भ्रम फैलाने आ जाते हैं, सुर्रियां छोड़ते हैं, वो तो नहीं आएंगे, झारखंड में है। अरे मेरे खून के हर बूंद में, हर कतरे में कमल का फूल और भारतीय जनता पार्टी है, यही देश बना सकती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसा नेता कोई नहीं, भारत को भगवान का वरदान, और मेरे जैसा सेवक भी कोई नहीं है। क्या कोई बता दो, मिलकर काम करेंगे। अभी तो पिक्चर अभी बाकी है, बहुत से काम होने, दिल्ली से भी होने, भोपाल से भी होने। किसान भाइयों बता दो, कांग्रेस के जमाने में कितनी फसल होती थी? अरे वो कितनी होती थी? 1। और मामा के राज में कितनी फसल हुई? 3 फसल अगर दी है तो किसान मोर्चा भारतीय जनता पार्टी ने दी है, हमने दी है। मूंग की बहार अगर आई तो शिवराज सिंह चौहान लेके आया, और केवल मूंग पैदा नहीं करवाई, 2-2 हजार रुपया क्विंटल भी ज्यादा देना पड़ा तो हमने खरीद के दिखाया है। उसी परंपरा को मोहन निर्वाह कर रहे हैं। कौन नहीं किया? कभी कल्पना करके तो देखो। आप जो कहते गए हम करते गए, गिनाने का वक्त नहीं है, और आगे भी सब होगा। अभी तो मैं सोच रहा हूं किसान भाइयों, चुपचाप भी कई चीजें कर देते हैं। सोयाबीन के दाम बहुत घट गए थे, तेल विदेशों से आता था, इंडोनेशिया से, मलेशिया से। तेल पे आयात शुल्क नहीं लगता था, इसलिए तेल सस्ता आ रहा था, सोयाबीन सस्ता हो रहा था। प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से फैसला किया हमने कि तेल पे 27.5% इम्पोर्ट ड्यूटी है, आयात शुल्क लगेगा, तत्काल लगाया किसानों के हित में, ताकि सोयाबीन के दाम ठीक मिल जाए। और आगे धान का एक्सपोर्ट भी बैन था, पहले खोल दिया कि पूरे दुनिया में हमारा धान जाए, ताकि धान की भी ठीक कीमत किसानों को ढंग से मिल पाए। आगे भी कोई कसर नहीं छोड़ेंगे, चिंता मत करना। एक योजना और बना रहे हैं कि किसानों का उत्पाद जो यहाँ हम पैदा करते हैं, सब्जियां और दूसरी चीजें, वो यहाँ सस्ती बिकती, शहरों में महंगी बिकती। अभी कैबिनेट ने एक प्रस्ताव पारित किया है कि अगर ऐसी जो जल्दी खराब होने वाली फसलें किसान महानगरों में जाके बेचेगा
तो ट्रांसपोर्टेशन मतलब ट्रक का भाड़ा सरकार देगी। ये प्रस्ताव भी हमने पारित किया है ताकि किसानों को ठीक दाम दे सके। आज समय नहीं है क्योंकि 6 बजे प्रचार खत्म होगा। गोपालपुर की अभी सभा है, वहां भी जाना है। किसान और मेरी बहनों, लाडली बहना तो बनी हो। आपके दर्द को कभी कांग्रेस ने समझा? दिया कभी कांग्रेस ने पैसा? अरे जोर से बोलो बहनों, दिया क्या? कभी देना नहीं दिया। मैंने लाडली बहना योजना बनाई, मुख्यमंत्री उसको आगे बढ़ा रहे हैं। और याद रखना, अब ये लाडली बहना ऐसी बन गई है कि केवल मध्य प्रदेश नहीं, पूरे देश की हर सरकार लागू कर रही है। हर जगह अलग अलग नाम से बहना। बहनों की जिंदगी बदलने में सफल हुआ हूं। मेरा तो जीवन धन्य हो गया, जीवन सफल हो गया। लेकिन एक बात सुन लेना, यहाँ रुकना ही नहीं है। लाडली बहना के बाद अब लखपति बहना बनना है, लखपति बहना। और ये कह रहा हूं, मजाक नहीं कर रहा, लखपति बना के मानेंगे। बोलो, बनना चाहते हो लखपति? हाथ उठाओ। लखपति बनाएं। क्यों गरीब रहेंगे? क्यों आंसू बहाएंगे?